हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है जलवायु अध्याय 4। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून। सामान्यतः भारत में मानसून का समय जो होता है जून से सितंबर तक रहता है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक पर्वत के पार चला जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर सिंधु गंगा मैदान में एक लंबाकार निम्न दाबीय मेखला का निर्माण होता है, जिसे मानसून गर्त कहते हैं। इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर पूरब की ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन का रूप ले लेती है। ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है, फिर 1 जून को चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक पहुंच जाता है। 5 से 10 जून के बीच कोलकाता मुंबई को छूता है। 10 से 15 जून के बीच पटना, अहमदाबाद और नागपुर तक पहुंचता है। 15 जून के बाद लखनऊ, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में ये पहुंचता है। प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। पहला है अरब सागरीय शाखा, दूसरा है बंगाल की खाड़ी शाखा। यहाँ पे आप मैप को एक बार, जो लोग पीडीएफ ले चुके हैं, मैप को अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियां जो है इसमें इंडिकेट किया गया है। ठीक है, देखिए अरब सागर की जो मानसूनी पवनें हैं, अरब सागर की मानसूनी पवनें, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें आगे पुनः 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं, पश्चिमी घाट, और ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है और ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री के पवनाभिमुखी ढाल पर तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूरब में इन पवनों से नामात्र की वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल के खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से ये मिल जाती है। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। वहां से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को पार कर जाती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल के खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबल होकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा करती है, विशेष रूप से धर्मशाला में। बंगाल के खाड़ी की मानसूनी पवनें। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के कुछ भागों से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर क्या करती है, विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिमी दिशा की अपेक्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी दिशा में या दक्षिण पूर्वी दिशा से यह प्रवेश करता है। यहां से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभाव से 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उप शाखा मेघालय में गारो शिखर पर स्थित मानसिन राम में वर्षा करती है। मानसिन राम याद रखिएगा, जो विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है, इसके लिए 2 कारक उत्तरदायी हैं। पहला कारक है तमिलनाडु तट, जो तमिलनाडु तट है बंगाल के खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। दूसरा कारक जो है यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। मानसूनी वर्षा की विशेषता क्या है? पहला है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। दूसरी विशेषता, मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से ऊंचावच अथवा भू आकृतिक के द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है।
इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए भी वहां की पहाड़ियां और पूर्वी हिमालय उत्तरदायी है। तीसरा है, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए किसी एक समय में जो चौथा इसकी जो विशेषता है, किसी एक समय में मानसूनी वर्षा कुछ दिनों तक लगातार होती है तथा इनके बीच कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवातीय अवदाबों से है जो बंगाल के खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं। पांचवा, ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। छठा जो है, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। 7 नंबर, मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच वितरित है। 8वां है, कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफी देर से होता है। 9 नंबर है, साथ ही कई बार वर्षा सामान्य समय से पहले समाप्त हो जाती है। इससे खरीफ फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ ही शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। मानसून का निवर्तन यानी वापसी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन या वापसी कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है। मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ से समस्त भारत से निर्वर्तित हो जाता है। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल के खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है। मानसून के निर्वर्तन की ऋतु, अक्टूबर और नवंबर का महीना ग्रीष्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। याद रखिएगा, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है ग्रीष्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है जिसे मानसून के निवर्तन की ऋतु या मानसून की वापसी भी कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की ओर सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाता है तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। याद रखिएगा, यहां पे आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के निवर्तन की सामान्य तिथियां, जिसके पास पीडीएफ है आप अच्छे से इसको एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखिए अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यह तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से मानसून के लौटने के साथ प्रारंभ होती है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुका होता है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल के खाड़ी के ऊपरी भाग में स्थित हो जाता है। नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह से हट चुका होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस या कार्तिक मास की उमस के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अक्टूबर उष्मा क्या है। अक्टूबर में सूर्य के दक्षिणायन होने से सूर्यताप की मात्रा घटती है परंतु धरातल में अवशोषित उष्मा दीर्घ तरंगीय विकिरण के रूप में रिलीज होती है। यह विकिरण संपर्क में आने वाली वायु को गर्म करती है। चूंकि देखिए मृदा यानी सॉइल में आर्द्रता जो है, सॉइल में आर्द्रता अधिक होती है, इसीलिए वायु में भी आर्द्रता की जो मात्रा है बढ़ जाती है जिससे दम घोटूपन उत्पन्न होता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है।
तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून निवर्तन की ऋतु में उत्तरी भारत में शुष्क मौसम होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। उत्तरी भारत से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होने लगती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल के खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। ठीक है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल के खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, याद रखिएगा, जिसके कारण व्यापक क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकांश वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। कुछ चक्रवातीय तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा, कुछ चक्रवातीय जो तूफान है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं। ऐसे चक्रवातीय तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल के खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। यहां अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की लगभग 65% आबादी जो है इनके भरण पोषण के लिए कृषि जरूरी होता है। ये कृषि पर निर्भर है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने और उसके पर्याप्त वितरण पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती है तो कृषि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। याद रखिएगा, मानसून का देखिए अचानक प्रस्फोट, मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। भारतीय जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में परिलक्षित होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद है मानसून विच्छेद, मानसून ब्रेक क्या है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून विच्छेद अथवा वर्षा में विराम कहा जाता है। इस प्रकार इसमें आर्द्र और शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में, मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले इस विराम के कारण मानसून का गर्त एवं अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण निर्धारित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है और हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है और जान माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा और समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल के खाड़ी के ऊपर बनता है और मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसूनी गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क और आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति और समय में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसके आगमन और वापसी प्राय अव्यवस्थित होता है। इसीलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है।
विभिन्न क्षेत्रों में विच्छेदन के कारण क्या है? देखिए, उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेदन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती है। और तीसरा जो है कारण, राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा कराने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ऋतु है। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। ऋतु क्या है? तो मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। इसी विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप को ऋतु कहा जाता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं अवश्य होती है। ऋतुओं के प्रकार, भारतीय परंपरा के अनुसार एक वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की परंपरागत ऋतुएं, बसंत ऋतु जो है इसकी जो समय है चैत्र वैशाख यानी मार्च अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़ यानी मई जून। वर्षा ऋतु श्रावण भाद्र यानी जुलाई अगस्त। शरद ऋतु आश्विन कार्तिक यानी सितंबर अक्टूबर। हेमंत मार्गशीर्ष पौष यानी नवंबर दिसंबर। और शिशिर माघ फाल्गुन यानी जनवरी फरवरी। उत्तरी और मध्य भारत में लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आ रहा ज्ञान है। ऋतुओं की उपयुक्त व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती है, जहां ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। देखिए, मौसम वैज्ञानिक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटते हैं। पहला है शीत ऋतु, समय है 15 दिसंबर से 15 मार्च। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, 16 मार्च से 15 जून तथा कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ। तीसरा है मानसून का आगमन, दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा जो है वर्षा की ऋतु। मानसून का आगमन या वर्षा की ऋतु जो इसका समय है 16 जून से 15 सितंबर। 16 जून से 15 सितंबर। और मानसून की वापसी यानी मानसून का निवर्तन या शरद ऋतु जो है इसका समय है 16 सितंबर से 14 दिसंबर। ये तिथियां एक समान सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसूनी पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको जो है पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, शीत ऋतु क्या है? विंटर सीजन। देखिए, शीत ऋतु में पहला है तापमान। आमतौर पर उत्तर भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और रात्रि का तापमान काफी कम हो जाता है। जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंडा पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला, पंजाब हरियाणा राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से जो समुद्र के समकारी प्रभाव है इनसे दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। तो पहला जो कारण है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। ठीक है। दूसरा जो कारण है इसमें निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत में शीतलहर ला देती है, जिससे देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाला और कोहरा भी पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव और भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता है। जैसे तिरुवनंतपुरम में जनवरी के मध्य अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है या 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि जून में यह 29.5 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है।
पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इस ऋतु में दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता कम, पवनें शिथिल और परिवर्तित होती है। वायु दाब तथा पवनें, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायु दाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायु दाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायु दाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह हो जाता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकास होना है। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तरी पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति अस्थायी नहीं है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूरब में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल के खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूरब की ओर होती है। देखिए, दिसंबर के अंत तक यानी 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना है। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है। 1019 मिलीबार और 1013 मिलीबार की समभार रेखाएं उत्तरी पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती है। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती है। शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है, जो स्थल से समुद्र की ओर बहती है। इसीलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण तमिलनाडु के तट पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। शीतकालीन मानसूनी पवनों का स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण शीत ऋतु में अधिकांश भारत में जो है वर्षा नहीं होती है, क्योंकि इन पवनों में नमी बहुत कम होती है। स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है। शीतकाल में वर्षा, जिसे राजस्थान में मावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भारत में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहाना होता है, फिर भी यह सुहाना मौसम कभी कभी हल्के चक्रवातीय अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूरब की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी राजस्थान और पंजाब में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनों का ही एक भाग है, जो जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होते और वर्षा कराते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भी आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं तथा देश के तटीय क्षेत्रों को ये प्रभावित करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, ये चक्रवात बंगाल के खाड़ी, हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं, जिससे तेज गति की हवाएं चलती है और भारी वर्षा होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेशों को इन तूफानों से सर्वाधिक क्षति पहुंचती है।
कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवातीय तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन। तापमान मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई और जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। मई में तापमान की यह पेटी और अधिकतर उत्तर में खिसक जाती है, जिसे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान का होना सामान्य बात है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक निम्न दाब का एक लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है, क्योंकि समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान लगभग स्थिर रहता है। दक्षिण में तापमान 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की हवाएं प्रवेश करती हैं। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफी ऊंचा रहता है, जो 26 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं पहुंचता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान का चूरू जिला जो है, जून के महीने के किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक हो जाता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। वायुदाब और पवने जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने पाया कि आईटीसी जेट के उत्तर की ओर खिसकने और पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। आईटीसी जेट निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत में सितंबर माह से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण आईटीसी जेट का दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून पवनें बंगाल के खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु, विशेषकर चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु को कुल वर्षा का 50 से 60% भाग प्राप्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु सनहती विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायु याद रखिएगा, यही आर्द्र वायु जो है धारा दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाती है। वायुदाब और पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातलीय संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल के तट, बांग्लादेश के साथ दक्षिण पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें हैं। उत्तर पश्चिम में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी आईटीसीजेड जो है, इसके केंद्र में दोपहर के बाद शुष्क और तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है। इन गर्म हवाओं को लू कहते हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम बात है। ठीक है, ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं।
क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और शीतल हवाएं लाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इस मौसम में बैसाख के महीने में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है तो उप महाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। शुष्क एवं आर्द्र वायु संहतियों के अचानक संपर्क से स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं। इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहां तक कि ओले भी आते हैं। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। पूर्वी जेट प्रवाह के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में लाए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग में आने वाले भाग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। आम्र वर्षा, ये क्या है? कर्नाटक और केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पूर्व होने वाली वर्षा फुहार है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आम के फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल के खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। देखिए इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। फूलों वाली बौछार, इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। इसके बाद है काल वैसाखी, ये क्या है? तो देखिए काल वैसाखी ये असम और पश्चिम बंगाल में वैसाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनका स्थानीय नाम काल वैसाखी से लगाया जा सकता है। इसका अर्थ है वैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय, पटसन और चावल के लिए ये पवनें अच्छी मानी जाती है। इसके बाद है लू, ये उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है। देखिए वर्षा का वितरण, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इनमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं जो निम्नवत है। अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। वर्षा जो होता है 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। खासी और जयंतिया पहाड़ियां, जो खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं, इनके कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दूसरा है मध्यम वर्षा के क्षेत्र। मध्यम वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी हिमालय, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा जो होता है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद है न्यून वर्षा के क्षेत्र। न्यून वर्षा के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार, यहाँ पे जो होता है वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। और अपर्याप्त वर्षा के जो क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान, अधिकतर भागों में यहाँ पर जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए, आप मैप को देखिए और यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर में वर्षा का वितरण जो है दिया गया है कि कहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर कहाँ पर वर्षा होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है आपको वर्षा सेंटीमीटर में दिया गया है। पीडीएफ को लेकर आप एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। इसी के साथ आज का जो चैप्टर है पूरी तरह से फिनिक्स हो जाता है। नेक्स्ट अध्याय 5 जिसमें हम लोग मृदा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज को, जो क्विज ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना है। थैंक यू।